गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी थ्री मोमेंट थ्योरम क्या है, कैसे लिखना है। उसका एक पार्ट हमारा इक्वल टू के बाद -6a x बार अपॉन एल प्लस 6a2 x बार अपॉन एल वाला पार्ट छूटा हुआ था, और उसमें क्या करना था वो हमने बोला था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो हम डिस्कस करते हैं। वो 6a इंटू एक्स बार अपॉन एल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 6 वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, डेरिवेशन से आती है। ए क्या होगा, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम। म्यू डायग्राम का दूसरा नाम हो सकता है फ्री हैंड डायग्राम। ठीक है, तो फ्री हैंड डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए, उसकी कितनी वैल्यू होती है उसी की हेल्प से निकलेगा। और तीसरा एक्स बार है आपका कि पर्टिकुलर ए या बी पॉइंट से, मतलब अगर कोई स्पान ए बी है तो उस ए या बी पॉइंट से उसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कितनी है वो आपका एक्स बार होता है। तो वो बेसिकली वही चीज़ें हमें बात करनी है और उसी को बनाना है, उसी से वैल्यू निकलेगी। तो हम बना के देखते हैं कैसे कैसे क्या वैल्यू निकलेगी। और वो डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, तो एक दो तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कैसे आ सकती है वैल्यू, वो निकाल देंगे। देन अगेन आप कैलकुलेशन के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। कैसे याद होंगे, क्या होंगे, उसके भाई हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम बात करते हैं डेरिवेशन फॉर 6ax वैल्यू। उसके लिए हमें बात करनी है कि कैसे ड्राइव होगा। तो वैल्यू फैक्टर ऑफ, मैं लिख सकता हूं वैल्यू फैक्टर ऑफ 6a x बार अपॉन एल, ठीक है, ऑफ म्यू डायग्राम। म्यू डायग्राम मीन्स मेरा क्या हो गया, म्यू डायग्राम मीन्स हो गया मेरा फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको मैं म्यू डायग्राम बोल देता हूं, ठीक है। ये मोमेंट डायग्राम है। तो मैं एक जनरल बात करूं एक छोटे से न्यूमेरिकल की, तो मैंने बोला फ्री हैंड क्यों बोल रहा हूं, फ्री हैंड इसलिए बोल रहा हूं कि भले क्वेश्चन में वो फिक्स्ड एंड बीम हो, उसको हम इनिशियली सिंपली सपोर्टेड मान के चलेंगे, उसको इनिशियली हम सिंपली सपोर्टेड मान के चलेंगे, और उस पे क्या आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो ड्रॉ करेंगे। वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वही आपका कहलाएगा म्यू डायग्राम, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल के लिए आपने बोला ए बी है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। इस ए बी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जब मैं बात करता हूं, मैंने बोला था सीधा सीधा कि जब भी मुझे कुछ डायग्राम बनाना है तो ये। और मैंने एक चीज और पढ़ी थी कि जो यूडीएल है वो एक्ट करता है इसके सेंटर पे सी, इसको भी मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया। तो मुझे बेसिकली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बनाना है इस क्वेश्चन का। तो बेसिकली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए ये मेरी रिएक्शन हो गई आर ए, ये मेरी रिएक्शन हो गई आर बी। और पहला तरीका रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन से समीशन ऑफ v इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ दूं, इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ दूं। तो अपवर्ड डायरेक्शन पे मेरा जा रहा है आर ए और आर बी, तो मैंने लिखा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा। तो हमने सिंपली पढ़ा था कि ये क्या है, लोड इंटेंसिटी पर मीटर के लिए कितना है W, 1 मीटर के लिए W, तो L मीटर के लिए कितना हो जाएगा ये W इंटू एल। इसको मैं बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यही बोला था मैंने यूडीएल के केस में जब बेसिक क्लासेस चल रही थी कि यूडीएल आपका क्या होता है, लोड इंटेंसिटी अगर 1 मीटर के लिए W है तो L मीटर के लिए कितना हो जाएगा W इंटू एल। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की मैं बात करता हूं, सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करता हूं, तो उसमें होता है समीशन ऑफ H इक्वल टू 0। लेकिन इस पोर्शन में कहीं भी कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो समीशन ऑफ H इक्वल टू 0 की जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं। सेकंड कंडीशन में बोलता हूं टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट, सपोज मैंने बोल दिया ए के अबाउट लेना है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, और वो कितना होना चाहिए 0, ये मैं मान के चलूंगा। तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, उस केस में मैंने बोल दिया कि क्योंकि मैंने पढ़ा था, अगर मैं बेसिक क्लास की बात करता है बीएमडी की, तो मैंने बोला राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये मैंने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, आर राइट हैंड साइड, सी मतलब क्लॉकवाइज और एन मतलब व्हाट, नेगेटिव। तो ये मैंने पढ़ा था। अब मैं आरबी को घुमा के देखता हूं, तो ये आरबी मेरा कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने लिखा ये प्लस, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
इस W को घुमा के देखता हूं तो ये W कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये हो गया W क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या जाएगा, माइनस। तो जब ये दो चीजें मेरे पास हो गई तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। RB को मैंने घुमाया तो मैंने लिखा प्लस RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई RB से, L। W घूम रहा क्लॉकवाइज तो मैंने लिखा माइनस W इंटू कितनी स्पान पे लगा, L। और UDL कहाँ एक्ट होता है, कहाँ उसका इंपैक्ट होता है, सेंटर पे। तो सेंटर मतलब हाफ ऑफ द लेंथ L/2 इक्वल टू 0। यही आपकी सेकंड कंडीशन थी, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो इसको जब मैं RB निकालूंगा तो RB इक्वल टू मेरा हो जाएगा RB इंटू L इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वाला टर्म मेरा वहां चला गया, W इंटू L इंटू L/2, ये L से मेरा L कैंसिल हो गया तो RB इक्वल टू आ गया कितना, WL/2। RB इक्वल टू WL/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं तो मैंने बोला पुट RB इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट पे रखता हूं तो RA प्लस RB इक्वल टू कितना हो जाएगा, WL/2 इक्वल टू WL, और RA इक्वल टू कितना हो जाएगा, WL माइनस WL/2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, WL/2। तो मेरी RA रिएक्शन और RB रिएक्शन मुझे पता चल गई है, RA रिएक्शन और RB रिएक्शन मुझे पता चल गई है। तो क्या मैं अब बेंडिंग मोमेंट निकाल सकता हूं, तो क्या अब मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल सकता हूं। इसकी वैल्यू हो गई साहब WL/2, इस RA की वैल्यू आ गई साहब WL/2। आपने बोला क्या बनाना है मुझे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जब मैं बात करूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं किस पॉइंट की बात करूं, B पॉइंट पे। तो मेरा M और B फॉर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट B कितना हो जाएगा, मैंने बोला था सिंपली सपोर्टेड एंड में मोमेंट ऑलवेज कितना होता है, 0। नहीं भी समझ में आ रहा तो RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 0। तो ये हो गया। दूसरा मैंने बोला कि UDL एक्ट होता है उसके सेंटर पे, सेंटर पे जब एक्ट होता है तो ये C डिस्टेंस, अगर ये L था तो ये कितना हो जाएगा, L/2। तो अगेन मैंने बोला टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट C तक मुझे क्या दिख रहा है वो मैं बना लेता हूं। तो C तक मुझे दिख रहा है, तो C तक मुझे दिख रहा है वो मैं बनाता हूं। ये मेरा CC एक्सिस हो गया, यहां पे UDL लगा हुआ है कितने का, W पर मीटर का, लेंथ हो गई L/2। यहां से एक मेरी रिएक्शन लगी है RB और जिसकी वैल्यू कितनी है, WL/2। ठीक है, तो C पॉइंट पे मोमेंट निकालना है मुझे, तो मेरा MC कितना हो जाएगा, RB घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना, तो एंटी क्लॉकवाइज मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो RB तो घूमेगा पॉजिटिव। W कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज, तो W हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या हो गया, RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2। तो RB इंटू L/2 माइनस ये W कितने पे लगा, W इंटू कितनी लेंथ पे लगा, L/2। तो ये तो हुआ फोर्स, और कहां एक्ट होगा, इसके भी हाफ में, तो 1/2 ऑफ L/2, यही मतलब हुआ। फिर से देख लो, RB एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस डिस्टेंस कितनी, क्योंकि सेंटर की बात कर रहा हूं, अगर लेंथ पूरी L है तो सेंटर हो जाएगा L/2 पे। तो RB इंटू L/2 माइनस W क्लॉकवाइज घूमना तो माइनस W इंटू कितनी डिस्टेंस पे लगा, L/2, ये तो हुआ फोर्स, और कहां एक्ट होगा, L/2 के हाफ में, तो हाफ ऑफ द L/2, क्योंकि UDL कहां एक्ट होता है, उसके सेंटर पे, इंपैक्ट कहां था, उसके सेंटर पे। तो MC इक्वल टू कितना आ जाएगा, RB की वैल्यू लिखी आपने WL/2 इंटू L/2 माइनस ये हो गया WL², 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया क्या। तो MC इक्वल टू कितना हो गया, WL²/4 माइनस WL²/8। इसको सॉल्व करूंगा तो MC इक्वल टू कितना आ जाएगा, LCM आ गया 8, ये आपका हो जाएगा LCM के बाद 2WL² माइनस WL²। इसका मतलब C पॉइंट पे UDL के केस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/8। और A पॉइंट का तो मुझे सोचना ही नहीं है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, तो A पॉइंट पे तो अल्टीमेटली मोमेंट कितना आना चाहिए, तो A पॉइंट पे अल्टीमेटली मोमेंट मेरा जो आएगा, A पॉइंट पे मेरा अल्टीमेट मोमेंट आएगा MA इक्वल टू 0 आएगा। नहीं लगे तो एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा, आएगा वैल्यू उतनी। देखिए इसको एक बार,
ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि साहब अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पे यूडीएल लगा है और यूडीएल का इंपैक्ट होता है उसके सेंटर पे, तो सेंटर पे मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा। तो आज मुझे पता चल गया कि यूडीएल है तो उसका मैक्सिमम सेंटर पे हमेशा मोमेंट होगा WL²/8। ये अब मेरे को इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक सुंदर सी लाइन खींची जिसका नाम क्या था बेटा, बेस लाइन। कौन सी लाइन है ये, बेस लाइन। और हमने पढ़ा था कि बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू प्लॉट करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, नेगेटिव वैल्यू प्लॉट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू प्लॉट करते हैं अबव द बेस लाइन, नेगेटिव वैल्यू प्लॉट करता है बिलो द बेस लाइन। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला एम बी की वैल्यू कितनी, 0। एम ए की वैल्यू क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है तो कितना आएगा, 0। तभी तो इसको फ्री एंड बोल रहे हैं। फ्री एंड मतलब कोई भी उस पर आपका अलग से एडिशनल लोडिंग नहीं लगेगी। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आई, प्लस कितनी, WL²/8। तो ये मैंने लिखा WL²/8, ये मैंने लिखा प्लस WL²/8। उसके बाद हमने SFD BMD बनाने के लिए पॉइंट पढ़े थे, तो उसमें मेरा तीसरा पॉइंट था इफ देयर इज अ लोडिंग देन BMD विल बी, देयर इज अ लोडिंग में लिख दिया था UDL और UVL, उसमें BMD क्या रहेगा, पैराबोलिक कर्व। BMD क्या रहेगा, पैराबोलिक कर्व। तो ये बना दिया साहब पैराबोलिक कर्व, और अगेन यहाँ BMD क्या बन गया, पैराबोलिक कर्व। तो ये आपका कौन सा डायग्राम हो गया, इस डायग्राम का नाम होता है म्यू डायग्राम। इस डायग्राम का नाम होता है म्यू डायग्राम। तो म्यू डायग्राम को और बोल सकते हैं फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये इसलिए क्योंकि पूरे टॉस पे, पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको म्यू डायग्राम हर क्वेश्चन पे बनाना ही पड़ेगा लोडिंग के हिसाब से। तो अब मुझे पता चल गया किसी स्पान पे, भले वो फिक्स हो भले वो सिंपली सपोर्टेड हो, फ्री एंड मूवमेंट मतलब फिक्स्ड हो या सिंपली सपोर्टेड, उस एंड पे आपको क्या मान के चलना है, सिंपली सपोर्टेड ही मान के चलना, फ्री मान के चलना है। तो उस केस पे बेंडिंग मूवमेंट इनिशियली तो 0 होगा और मैक्सिमम कहां होगा, ये। तो आपको अब कभी भी याद आए, कहीं भी दिखे तो कोई भी सिंपली सपोर्टेड एंड में अगर यूडीएल लगा है पूरे स्पान पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, WL²/8, या इसी को अपन बोलते हैं म्यू डायग्राम की वैल्यू। फ्री एंड डायग्राम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी WL²/8। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अभी मेरा काम नहीं हुआ, अभी मैंने केवल और केवल म्यू डायग्राम बनाया। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि जो 6AX⁻L है उसमें मुझे किससे मतलब रखना है, म्यू डायग्राम से। अब मुझे म्यू डायग्राम पता चला, इतना कैलकुलेशन मैंने इसलिए सिखाया कि अगली बार आपको कभी जरूरत पड़े तो आप ये कैलकुलेशन निकाल सको, कोई पूछे तो आप बता सको। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज हमने रटी नहीं है, हमें पूरी वैल्यू निकालने का तरीका मालूम है, लेकिन कहीं भी इसकी जरूरत पड़ती नहीं है ना। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से आप काम चला सकते हैं 3 मोमेंट थ्योरम पे। ये आपने केवल म्यू डायग्राम निकाला, ऐसे हर तरीके की डायग्राम की वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट होती है। आपको वैल्यू याद रखनी है, वहां अपना टाइम वेस्ट करके इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, ये तो आपको सिखाने के लिए मैंने बताया कि ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसको आप वीडियो रोक कर रिकॉर्ड कर लीजिए। हमने क्या बना दिया, म्यू डायग्राम बना दिया। किससे बनाया, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, हमने केवल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था उसी की हेल्प से एक डायग्राम बनाया जिसको मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोल रहा था। बस इस एंड को मैंने स्टार्ट में इनिशियली सिंपली सपोर्टेड मान लिया, मतलब फ्री एंड्स मान लिए, इसलिए इसका नाम मैंने लिखा म्यू डायग्राम, और ब्रैकेट में चाहा तो उसको मैंने लिख दिया फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी को मैंने क्या लिख दिया, कई बुक इसको लिखती है फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलती हैं, एंड में लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू कैसे आती है वो मुझे पता चल गया। इसका बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे निकालना है 6AX⁻L, और इसकी वैल्यू कहां से आएगी, बिना म्यू डायग्राम के नहीं आ सकती, मतलब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। तो अब आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं और बताता हूं। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्ड रोक कर आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको आज पता चल गया कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर पूरे में यूडीएल लगा है तो मेरा जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की मैक्सिमम वैल्यू है वो WL²/8 होगी। कैसे होगी, कैलकुलेशन करके बताओ। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, जो मैंने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के कॉन्सेप्ट बताए थे वही लगाया। इसलिए मैंने बताया था कि वहां जाके आपको ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आए कि ये कैसे आ गई डायरेक्ट वैल्यू, इसलिए मैंने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल कराए थे, उसका बेसिक लिखाया था। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और आगे बात करता हूं 6AX⁻L की, कहां से वैल्यू आएगी।
तो अब मुझे पता चल गई कि सी पॉइंट पे वैल्यू इतनी है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकाल के देनी है, हेंस मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हेंस वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, 6a x बार अपॉन l। अब एक नई बीमारी कि पैराबोला का एरिया क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरीके से आपका पैराबोला है, इसकी विड्थ मान लीजिए b है, इसकी डेप्थ d है, तो इस केस पे इसकी विड्थ b है, इसकी डेप्थ d है, तो जो इस सेक्शन का एरिया होगा ये होता है 2/3 b इंटू डी। हाफ ऑफ द सेक्शन का एरिया इतना होता है, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 2/3 b इंटू डी। इसका एरिया कितना होगा 2 इंटू b/3, 2/3 इंटू 2/3 इंटू बी इंटू डी। तो ये एरिया वाला पार्ट निकल जाएगा। एल तो टोटल लेंथ है। अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट करने की। तो इसको कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बोल दिया ये क्या है, एरिया ऑफ पैराबोला, क्वाड्रेंट एक्चुअल, ठीक है। लेकिन इस तरीके के एरिया ऑफ पैराबोला के लिए जब आप बात करोगे तो उसका एरिया हो गया 2/3 बी इंटू डी, 2/3 बी इंटू डी, ये एरिया हुआ। तो होल उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो अगर मैं पूरे एरिया की बात करूं, टोटल एरिया की, अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं तो ऐसे कितने सेक्शन हैं, ऐसे एक ये A1 हो गया, एक ये सेक्शन A2 हो गया। तो टोटल एरिया मेरा इस केस में हो गया A1 प्लस A2, और दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है, इसका मतलब A1 की भी उतनी वैल्यू, A2 की भी उतनी वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये लेंथ साहब L/2 है, ये हाइट साहब कितनी है WL²/8, ये लेंथ भी L/2, तो A1 और A2 तो बराबर ही हो गई, है ना। इसका मतलब टोटल एरिया कितना हो गया, A1 प्लस A1 लिख दो या 2 टाइम्स ऑफ A1 लिख दो, तो 2 इंटू दिस एरिया 2/3 B इंटू डी, ठीक है, 2 इंटू 2/3 इंटू बी इंटू 2। तो टोटल एरिया इस केस पे कितना हो गया, तो टोटल एरिया हो जाएगा आपका 4/3। अगर बी की बात करो तो बी इस केस पे कितना हुआ, बी इस केस पे कितना हुआ, केवल इस डायग्राम के हिसाब से बी हुआ साहब L/2। डी कितना हुआ, तो डी हुआ WL²/8। फिर से देख लो, टोटल एरिया की बात कर रहा हूं, A1 मतलब ये वाला सेक्शन, अगर एग्जांपल के लिए बोलो तो ये A1 मान लिया एरिया आपने, तो A1 इक्वल टू 2/3 B इंटू डी। A1 और A2 दो हैं, तो A1 प्लस A1 हो गया 2A1 हो गया, तो 2 इंटू इसका एरिया 2/3 B इंटू डी। इसमें केवल इस एरिया को देखता हूं, तो इस A1 एरिया के लिए B कितना हो गया, B हो गया L/2 के बराबर, और D कितना हो गया WL²/2 के बराबर। तो इस केस पे 2 इंटू 2/3, B की वैल्यू आपने लिख दी L/2, और D की वैल्यू कितनी लिख दी, D की वैल्यू ये हाइट WL²/8। इसको काटा मैंने, तो अगर मैं काटना चाहूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो अल्टीमेटली आपका ये वैल्यू कितनी आई, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली आई आपकी WL³ अपॉन कितना हो गया, 4 3 जा 12। तो साहब आपकी एरिया की वैल्यू आ गई WL³/12। अभी आपका आधा काम हुआ। किसकी वैल्यू आ गई इस फॉर्मूले में, A की वैल्यू आ गई। L तो L के बराबर है, तो L मतलब पूरे सेक्शन का L है, L मतलब कैपिटल L, मतलब यहां पे मेरा कितना है, स्मॉल l, तो L की भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बार की बात करता हूं तो एक्स बार मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने बोला यूडीएल हाफ पैक्ट करता है, तो अगर ए पॉइंट से चाहूं या बी पॉइंट से चाहूं, दोनों से मेरा इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पैराबोला का सीजी कितना है, L/2 और L/2। तो यहां पे मेरी सीजी हो जाएगी L/2। फ्रॉम चाहो तो ए लिख दो, या और यही सेम रहेगा L/2 फ्रॉम बी। ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, मैंने बोला यूडीएल का जो सेंटर है, मैंने क्या बोलता, सीजी की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ बॉडी इज एक्ट। तो इसका टोटल इंपैक्ट कहां कर रहा था, L/2 पे। इस पूरे सेक्शन के लिए L/2, ए से L/2 या बी से भी L/2, इसलिए एक्स बार की वैल्यू लिखी मैंने L/2 फ्रॉम ए, और वैसे ही अगर बी से भी लिखना चाहूं तो L/2 फ्रॉम बी। तो अब मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, मैं उस वैल्यू की बात करता हूं, तो मेरे पास सब वैल्यू आ गई हैं। तो मैंने बोला 6a x बार अपॉन L की वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, 6 लिखा ऐसे। a की वैल्यू मैंने निकाली, कितनी आई, WL³/12i। x बार की वैल्यू कितनी है, L/2 है, और टोटल लेंथ भी कितनी है, L। तो इसी को आगे सॉल्व करूंगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो 6ax/l इक्वल टू कितना हो गया, ये देखेंगे तो WL3/4, 2 × 2 4, इसका मतलब 6ax/l, भले मैं राइट से बोलूं या लेफ्ट से बोलूं, दोनों कितना होगा WL3/4। इसका मतलब अब कहीं मेरे यूडीएल आया तो यूडीएल के कारण जो मैंने इक्वल टू में इक्वेशन को उस तरफ लिखा था -6ax/l, वो 6ax/l की वैल्यू कितनी होगी, WL3/4 होगी। इसको रुक के लिख लीजिए, एक बार फिर से अपन बात कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं देना है न्यूमेरिकल में, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करना है। ये आया कहां से है ये समझाने के लिए मैंने बात करी है केवल, कि ये फॉर्मूले की वैल्यू आ कहां से रही। डायरेक्ट आपको लगे नहीं क्या रही है याद करना, याद नहीं करना, हर फॉर्मूला ड्राइव होके आया है। ड्राइव होने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम में ड्राइव नहीं कराएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में क्या लोडिंग है वो आप देखोगे, उस लोडिंग के हिसाब से 6x/l की वैल्यू क्या होगी वो फॉर्मूला आपको याद होगा और आप रख दोगे। नहीं तो इतना सारा कैलकुलेशन करने बैठोगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 घंटा लग जाता है ना। तो ये केवल बेसिक है, बेसिक समझाया है, आपको आना चाहिए। कहां से आया ये मैंने बताया है। हर वैल्यू ड्राइव करने नहीं बैठना है, केवल ये वैल्यू आती कैसे वो मुझे मालूम होना चाहिए। कोई पूछ ले तो मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नहीं सर ये वैल्यू तो मैं यहां से निकालता हूं। किसकी हेल्प से निकालता हूं सर, म्यू डायग्राम की हेल्प से। म्यू डायग्राम क्या है सर, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यों बोला, कि उसके एंड भले कुछ भी हो क्वेश्चन पे, मैं सिंपली सपोर्टेड मान के चलूंगा और सॉल्व कर दूंगा, और उस पे जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा जहां वो एक्ट करता है या जहां लोड लग रहा है वहां वो कितना होगा सर, वो आपका निकालना पड़ेगा। वही मेरे म्यू डायग्राम की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही मेरे को पूरे टॉस में बनाना भी है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसे याद होगी, न्यूमेरिकल कर करके याद होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद करने का तरीका कोई बड़ी बात नहीं है। 6ax/l की वैल्यू कैसे आई वो आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो वो कंसेप्ट मैंने किया, उसको करने की कोशिश करी, उसको समझाया। एग्जाम में डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, है ना। 3 घंटे का ही पेपर होगा, 6 घंटे का नहीं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, केवल उस कंसेप्ट से अपन ने समझा है। तो हमने क्या किया, म्यू डायग्राम बनाया, और म्यू डायग्राम की हेल्प से मेरा हमेशा 6ax/l निकलेगा। तो उसी को तरीके से मालूम होना चाहिए। उसमें क्या नया फंडा आया, इस तरीके का पैराबोलिक आया जिसका एरिया 2/3 b × d है। ऐसे दो पार्ट को मिला दिया तब जाके ये पूरा पैराबोलिक 2 स्पान का हुआ, और दोनों के एरिया a1 a2 इसलिए सेम क्योंकि लेंथ l/2 और l/2, क्योंकि यूडीएल हम मान के चलते हैं कहां ऐड करता है, उसके सेंटर पे। तो अगर लेंथ l है तो इसका हाफ ऑफ द स्पान l/2 और l/2 पे ही होगा, इसलिए इसका एरिया a1 और a2 में बराबर मान सकता हूं। इसलिए मैंने बोला एरिया a1 + a1 कर दो तो भी कोई मतलब नहीं, 2 टाइम्स ऑफ a1 तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 × 2/3 × b × d, ये 2 तो क्या हो गया दोनों का, और a1 का वैल्यू 2/3 b × d लिख दिया। अब आपने कुछ नहीं किया, 2 × 2 तो 4 हो गया, 4/3। अब इस पूरे डायग्राम की बात कर रहा हूं तो टोटल लेंथ कितनी हुई वो अपन बात कर लेंगे। पहले तो 4/3, a1 के लिए क्या b, और b पार्ट के लिए कितना होगा l/2। ये मैक्सिमम d की वैल्यू कितनी हुई WL²/, तो वो रख दी, 4 × 2 = 8, ये काट दिया। WL l² × l हुआ तो l³ / 12, इसका मतलब एरिया की वैल्यू आ गई WL³/12। टोटल लेंथ इस स्पान की कितनी होगी, तो सर वो l होगी, पूरे स्पान की बात कर रहा हूं। x बार कितना होगा, तो हमेशा कहां ऐड करेगा, इसके सेंटर पे, हमने बोला था। तो इस स्पान का, इस डायग्राम का सेंटर जहां पॉइंट लोड ऐड कर रहा है, ये यूडीएल का पूरा लोड ऐड कर रहा है, वो कितना हुआ l/2, इसलिए x बार बोला l/2। चाहे तो मैं a से बोल दूं, चाहे तो मैं b से बोल दूं, दोनों l/2 रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 6ax/l की बात करें तो 6 वैसे ही वैसे ही, a की वैल्यू निकाली WL/12 वो रखी, इंटू x बार की वैल्यू कितनी हुई l/2, और टोटल इस स्पान की लेंथ कितनी हुई l। एक l से l कट गया, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 हो गया। तो ये कितना हो गया WL³ 2 × 2 4। तो 6ax/l की वैल्यू WL³/4 कैसे आई वो हमें समझ में आ गया। पेपर में हमें ये सब सॉल्व करके नहीं दिखाना है, पेपर में केवल और केवल हमें फॉर्मूला रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। कोई भी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का क्वेश्चन 3-4 पन्नों से छोटा नहीं होगा। तो ये सब दिखा के हमें एक्स्ट्रा एडवांस नहीं दिखाना है, हमें केवल बेसिक मालूम होना चाहिए कि हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे करना है, आगे क्या करना है, वो हमें मालूम होना चाहिए।
क्वेश्चन का पैटर्न तो सीधा सीधा चलेगा, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है। 6a1x1 की वैल्यू फॉर्मूले से आती है, क्या आती है, कैसे आती है, क्या याद रखनी है, वो याद रखना है और कुछ नहीं करना। तो इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब आपको पता चल गया कि 6ax बार अपॉन एल की वैल्यू इस तरीके से निकलती है और हमें वो वैल्यू याद होनी चाहिए। लिख लीजिए इसको वीडियो पॉज कर। ठीक है, तो ये हमने 6ax बार अपॉन एल की वैल्यू क्या क्या होती है वो निकाल ली, कैसे निकालना था उसकी बात कर ली। इसको मिटा के हम 6ax बार अपॉन एल की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, वो बात कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने बेसिक एसएफडी बीएमडी की क्लास कराई, रिएक्शन कराई, फोर्स कराए, ताकि जब बेसिक निकालने जाऊं तो हम सर ना खुजाएं, हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि कैसे सॉल्व करना है, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो उस इक्वेशन में जो हमने इतनी सारी इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन में हमारी एक ही वैल्यू बच रही थी। तो मैं यहां लिखता हूं सीरियल नंबर, यहां लिखता हूं टाइप ऑफ लोडिंग। टाइप ऑफ लोडिंग के बाद मेरे को मेन लिखना है 6ax एल बार बाय एल। अभी इससे आप मत बहराइए कि राइट और लेफ्ट क्यों लिखना है, इसको भी समझाता हूं। 6ax राइट अपॉन एल। ठीक है, इन दो वैल्यू का मुझे रखना है। सबसे पहले मैंने बोल दिया, जो मैंने ड्राइव किया सबसे पहले उसी को लिख लेता हूं। तो मैंने ड्राइव किया सबसे पहले, अगर मेरा क्या होगा, यूडीएल होगा, एंड कोई भी हो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। एंड कोई भी हो, हमेशा मेरे को वैल्यू वही आएंगी, फिक्स्ड एंड हो, फ्री एंड हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने ड्राइव करी थी साहब 6ax अपॉन एल की वैल्यू कितनी, WL3/4, और सेम राइट के लिए भी WL3/4। अभी राइट और लेफ्ट क्या है थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, सेकेंड लोडिंग की बात करी तो मैंने बोल दिया अगर कोई पॉइंट लोड लगा है, क्या लगा है, पॉइंट लोड लगा है, W, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, ए बी कहीं डिस्टेंस पे, सेंटर पे नहीं है ना, ए बी कहीं डिस्टेंस पे है। टोटल स्पान की लेंथ अगर आपकी L हो गई तो इस W लोड के दोनों तरफ देखो फिलहाल तो आप, ये W पे कौन सा एंड है, ये कौन सा है, लेफ्ट। तो लेफ्ट पे कौन आ रहा, A है ना, ए से ए बी के इस लोड के दोनों तरफ हाथ रखा, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। ये लेफ्ट हैंड पे कौन सा है, ए है। तो इसका फॉर्मूला याद करने के लिए आपका क्या हो जाएगा, W इंटू ए ब्रैकेट के अंदर L² माइनस A² बाय L। कंफ्यूजन कि ए आएगा कि बी, यही रहता है। तो कुछ नहीं, लोड के दोनों तरफ हाथ रखा, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पे कौन आ रहा है, लेफ्ट हैंड पे ए आ रहा, तो WA L² माइनस A² बाय L। अब राइट से जाओगे तो कौन आ रहा है, B, तो यहां क्या हो जाएगा, WB L² माइनस B² बाय L। होना ड्राइव उसी तरीके से, लेकिन आपको तो नॉर्मल याद रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर से देख लो, पॉइंट लोड लगा है W, ये A और ये B डिस्टेंस है, टोटल लेंथ L है। जब मैं यहां से जाऊंगा तो कैसे जा रहा हूं, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट से जा रहा हूं तो पहले कौन आएगा, A, इसलिए WA L² माइनस A² बाय L। जब मैं, ये मेरा राइट हैंड, राइट से जा रहा हूं तो पहले कौन मिलेगा, B, इसलिए WB L² माइनस B² बाय L। ये फॉर्मूला निकलेगा कहां से, थोड़ी देर पहले बात करी थी, जैसे WL3/4 से निकला था वैसे ही कि वैसे ही यहां से भी निकलेगा। सिमिलरली तीसरी लोडिंग जो क्वेश्चन में आती है, कई बार कपल लगा देता है, कौन लगा देता है, कपल। ये आपका स्पान मान लीजिए एग्जांपल के लिए ए बी, एक कपल लगा, क्या कपल हुआ, म्यू, डिस्टेंस कितनी हो गई ए, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बी, ये ओवरऑल लेंथ हो गई एल। बेसिकली फॉर्मूला याद करने और ड्राइव करने नहीं बैठना है। अब मुझे ये भी मालूम है कि राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये कहां से जा रहा हूं मैं, ये मैं लेफ्ट से जा रहा हूं, लेफ्ट टू कहां जा रहा हूं, राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो पहले कौन मिला, ए, तो ए का तो आएगा ही आएगा। अब मैं यहां से देख रहा हूं तो ये कपल कैसा है, राइट हैंड साइड है, क्लॉकवाइज है, और मैंने पढ़ा था कि राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव, सी फॉर क्लॉकवाइज एन फॉर नेगेटिव। हर जगह ये RCN RUN काम आएंगे आपके, इसलिए बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया। तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लगाया मैंने म्यू, म्यू क्या हो गया आपका, मोमेंट या कपल की वैल्यू। ठीक है, पहले लेफ्ट टू राइट जाने में कौन आ रहा है, ए, तो 3 टाइम्स ऑफ A² माइनस L² अपॉन L। ठीक है, सिमिलरली जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, मतलब क्या हो गया, राइट टू, जब मैं लेफ्ट जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, कैसे जा रहा हूं, राइट टू लेफ्ट,
राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं तो पहले कौन पड़ेगा, बी। अच्छा इस तरफ देखेंगे तो कपल कौन सी तरफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज था तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव था, तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो प्लस म्यू। आगे समझ में, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज था इसलिए नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव, प्लस म्यू। राइट टू लेफ्ट जाने में कौन आएगा, बी, तो सीधा सीधा लिख दोगे 3b² माइनस l² बाय l। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें। ये तीन तरीके की लोडिंग तो जनरली क्वेश्चन पे आती ही आती है ना। ये तीन तरीके के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसमें ऐसा कुछ अनोखा नहीं है। क्या किया, WL3/4, WL²/8 याद था, WL3/4, WL3/4। ये राइट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट गया तो पहले आया ए, तो WA L² माइनस A² बाय L। यहां से गया कैसे, लेफ्ट टू राइट तो कौन आया, सॉरी राइट टू लेफ्ट तो कौन आया, बी, इसलिए WB L² माइनस B² बाय L। सिमिलरली कपल के लिए बात करूंगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा पहले ए आएगा तो ठीक है, कपल घूम रहा है क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव इसलिए माइनस म्यू। इधर से क्या पहले आया तो 3 टाइम्स ऑफ A² माइनस L² बाय L। ठीक है, राइट टू लेफ्ट आऊंगा, कपल आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस म्यू। इधर से गया तो पहले कौन आएगा, बी, इसलिए 3b² माइनस L² बाय L। ये फॉर्मूला याद करने के केवल तरीके हैं, आपको याद हो जाते हैं तो इतना ज्यादा झंझट की बात नहीं होती। ठीक है, तो ये तीन तरीके की लोडिंग के तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखते हैं। एक आध लोडिंग कभी कभी और दिखाने के लिए, कभी एक आध बार कभी आ गया होगा इतने सालों में, तो वो क्या है आपको मालूम है, इसका नाम है UVL। इसका नाम है आपको मालूम है UVL। इंटेंसिटी कितनी हो गई, W हो गई, ये A और ये B हो गया। इस केस में जब मैं बात करता हूँ, इस केस में मैं बात करता हूँ इनिशियल, अगर मेरा पॉइंट छोटा है तो थोड़ा सा याद रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8WL3/60। ठीक है, ये कम में गया, लेफ्ट टू राइट गया, पॉइंट छोटा है तो वैल्यू बड़ी, ऐसा याद रखेंगे। यहां लोड क्या, 0, पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी। ये केवल याद करने के लिए, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8WL3/30 होगा कि 8WL3/60 होगा कि 7WL3/60। तो पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी, वैसे ध्यान रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये केवल याद करके जाना है 8WL3/60, और इधर से आए तो यहाँ क्या वैल्यू बड़ी तो अपोजिट हो जाएगा, है ना। यहाँ पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी, और पॉइंट बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी, वाइस वर्सा। छोटी बड़ी कुछ नहीं, छोटी बड़ी केवल और केवल ये 7 और 8 की बात कर रहा हूं। पॉइंट छोटा तो 8WL3/60, इधर से आए पॉइंट बड़ा तो 7WL3/7, और 8 में कौन छोटा बड़ा, तो 8 बड़ा 7 छोटा। तो ये केवल याद कराने के लिए है, केवल याद कराने के लिए, और कुछ नहीं है। इसको लिखिए, फिर बात करते हैं एक और तरीके की लोडिंग आती। अच्छा, इसका उल्टा बन जाता तो वैल्यू यहाँ चेंज हो जाती, माइनस प्लस की कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार वीडियो पुश करके देख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इसके आगे की। ठीक है, ये फॉर्मूले की वैल्यू याद आपको रखनी है, कैलकुलेशन पूरे नहीं दिखाने हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यूडीएल के लिए तो मैंने ड्राइव किया था WL3/4, WL3/4, राइट और लेफ्ट क्या वो अभी समझ में आएगा। उसके बाद चलूंगा मैं, पॉइंट लोड लगा है WAB डिस्टेंस पे। जब मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तो कौन आएगा, A, इसलिए WA L² माइनस A² बाय L। जब मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं तो कौन आएगा, B, तो WB L² माइनस B² बाय L। ठीक है, कपल की केस में बात करूंगा, यहां खड़ा हुआ राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव तो माइनस म्यू। जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो A आएगा तो 3A² माइनस L² बाय L। जब मैं यहां खड़ा हुआ तो पूरा सेक्शन मेरा हुआ लेफ्ट में, और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, LCP लिखा भी था, तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये तो क्लॉकवाइज है तो प्लस म्यू। यहां से यहां जाऊंगा तो B आएगा तो 3B² माइनस L² बाय L। ठीक है, सिमिलरली इसको बोलते हैं अपन UVL, जैसे ये UDL था ये UVL होगा, और UVL के केस में क्या हो जाएगा, UVL के केस में क्या हो जाएगा, एक छोटी सा पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी, पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी, तो 7WL3/60 या
8WL3/60, इसी में कंफ्यूजन होता है। बाकी WL3/60 WL3/60 तो याद हो ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप ऐसे जाओगे लेफ्ट टू राइट गए तो यहाँ वैल्यू फोर्स की वैल्यू कितनी, तो 0, तो पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी, इसलिए 8WL3/60। और राइट टू लेफ्ट आओगे तो ये वैल्यू बड़ी, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आपका पॉइंट बड़ा तो वैल्यू छोटी, तो 7WL3/60। केवल याद करने का तरीका है, आपको आना चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए। कंफ्यूजन होता है इसलिए अपन इस तरीके से याद कर लेते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि कंफ्यूजन में कैलकुलेशन गलत होता है। इसलिए मेरा कंसेप्ट कि लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ए पहले आ रहा है इसलिए ए, राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो बी आ रहा है इसलिए बी। सिमिलरली यहाँ भी क्लॉकवाइज अगर कपल है तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है इसलिए माइनस में हूं, है ना। और क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो ए आया इसलिए 3a² - l²/l। यहां से मैं आया तो पूरा सेक्शन मेरा लेफ्ट में हो गया, और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा अल्टीमेटली पॉजिटिव, इसलिए प्लस म्यू। यहां से जाने में बी पहले तो 3b² - l²/l। पॉइंट लोड की बात, यूवीएल की बात करी, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, यहाँ पे लोडिंग की वैल्यू पॉइंट क्या है, छोटा है, पॉइंट छोटा है तो वैल्यू बड़ी, ऐसी याद रखना। WL3/60 तो याद ही रहेगा, WL3/60 तो याद ही रहेगा। केवल 8 और 7 में ही कंफ्यूजन होगा कि 8 कहां लिखना है, 7 कहां लिखना है। इसलिए समझाया कि अगर ऐसे जाना है पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी, पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी। तो इस केस पे कितना हो जाएगा 7WL3/60 और ये ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। इसका उल्टा होता, अगर ये डायग्राम यहां आता और ये यहां, तो ये वैल्यू 7 यहां हो जाती, 8 वहां हो जाती। तो वो तो इसलिए मैंने बोला पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी और पॉइंट बड़ा तो वैल्यू छोटी। इसको बोल रहा पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी, 8 और 7 में कौन बड़ी, 8, तो 8WL3/60। इधर से आया तो ये W बड़ा है ना, ये पॉइंट बड़ा तो वैल्यू छोटी, तो 8 और 7 में कौन छोटा, 7, तो 7WL3/60। ये वैल्यू वहां न्यूमेरिकल में सॉल्व करके हीरोगिरी करके दिखाना नहीं है, ये वैल्यू फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन में वैल्यू में पुट करना है। क्वेश्चन पे जहां जरूरत पड़ेगी -6AXL/LEI वाले फॉर्मूले में जहां जरूरत पड़ेगी वहां पुट करेंगे। राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा या एक बेसिक आएगा आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि क्या राइट और क्या लेफ्ट, कौन सा ये फॉर्मूला लगाना कि ये, क्वेश्चन जैसे ही आएगा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मिटा देता हूं। तो मैंने किसकी बात करी, 6AXL/L की बात करी। एक राइट लिखा एक लेफ्ट लिखा, क्या राइट होगा क्या लेफ्ट होगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कई बार क्या करता है, एक ट्रायंगुलर लोडिंग लगा देता है, दोनों तरफ से जो ट्रायंगुलर हो, है ना, दोनों तरफ से जो ट्रायंगुलर है वो लोडिंग लगा देता है कुछ इस तरीके से। तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला हर जगह एक ही रहेगा, क्योंकि सेम इंटेंसिटी लगाएगा। सेंटर पे लगाई मान लीजिए W, लेंथ हो गई मान लीजिए L, तो ये कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू वैसे ही याद रखनी है आपको 532WL3। और अगेन यहाँ भी याद रहेगी वही, क्योंकि सिमिलर है, जैसे यूडीएल के केस में WL3/4 था, इस ट्रायंगल में सेम इंटेंसिटी का लग रहा है हर जगह, तो 5WL3/32 ही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। कई बार एक चीज और कर देता है ना, क्वेश्चन का एक पार्ट और बढ़ाने के लिए क्या करता है, बहुत आसान बात बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, आप परेशान नहीं होना। एक ही स्पान पे 2 पॉइंट लोड लगा देता है, W1 और W2। तो कोई बात नहीं, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको C मान लिया। अगर इससे कंफ्यूजन है ABC से तो साहब मैंने इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया, इसको मैंने L3 मान लिया और पूरी लेंथ को L मान लिया। अब सर हम तो दिक्कत, ये तो दोनों पॉइंट आ गए एक ही पे, हम तो एक ही से परेशान थे। कोई परेशानी की बात नहीं है। बेसिक अगर ये सिंगल होता, अगर ये सिंगल लोड होता, अगर ये केवल एक ही लोड होता, हम तो वही मान के चलता हूं, ये A है, ये B है और ये लेंथ L है, तो मुझे मालूम है कि 6AX लेफ्ट अपॉन L, यहां से जाने में कौन आएगा, A पहले आएगा, तो WAL² - A²/L होता। सिमिलरली जब मैं यहां से जाऊंगा तो 6AX राइट अपॉन L की बात करूंगा तो पहले कौन आएगा, B, तो इसलिए सर WBL² - B²/L होता। मैंने तो ये पढ़ा है, ये अभी मैंने ऊपर ही पढ़ा याद करने के तरीके से, तो इसको क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूं। आप तो कुछ मत करो, आप समझने की कोशिश करो। मैंने बोला मैं W2 भूल गया, मैं कौन भूल गया, W2। अभी किसको कंसीडर किया, W1 को। W2 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने लिखा सर W1। यस, W1 के लिए A कितना होगा बेटा ये, और B कितना होगा पूरा ये, ठीक है।
लिख देता हूं सर। तो W1 के लिए A कितना हुआ, W1 के लिए A हुआ L1, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख दूं, L स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर अपॉन L, यही था ना, WA L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय L लिख दिया। सर W2 की तो बात ही नहीं आई, अब आएगी। W1 को हटा दिया सर मैंने, भूल गया कि W1 लगा था, अब कौन लगा, W2, ये एक ही स्पान पे है तो प्लस लगा दूंगा सर। फिर मेरी A1 की वैल्यू फिर चेंज होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो इस केस पे मेरा बेटा A कितना हो जाएगा, इस केस पे मेरा A इतना, B इतना, इसको मैं भूल गया। इसका मतलब क्या होगा सर, लोड होगा W2, बिल्कुल। यहां से जाने में A हुआ इतना, A की वैल्यू कितनी हुई यहां से यहां, L1 प्लस L2, तो सर मैंने इसको लिख दिया L1 प्लस L2। क्यों, क्योंकि इस W2 के लिए A कितना है, इतना है, कितना, L1 प्लस L2, ठीक है सर। फिर क्या लगाऊंगा सर, L स्क्वायर लगा दिया सर, और आगे क्या हो जाएगा, इसी का तो माइनस होगा सर A का, तो A कितना है, L1 प्लस L2 है, तो मैंने लिख दिया सर L1 प्लस L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या सर, L। तो ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, 6AXL अपॉन L की हो गई। किसी को कोई दिक्कत, फिर से देख लो, फिर से देख लो, क्या है सर, दो लोडिंग है, बहुत अच्छे सर। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना सर, मैं क्यों कंफ्यूज हूं, मैंने तो बोला कि पॉइंट लोड, अगर एक पॉइंट पे A और B डिस्टेंस मुझे मालूम है, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पहले A आएगा, इसलिए WA L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय L मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो सर मैं पहली बार में मान के चलता हूं कि क्या मान के चलता हूं सर, W1 लगा, W2 तो है ही नहीं, मान लो, हटा दो, नहीं है W2 भूल जाओ। तो क्या हुआ सर, W1 यहां से जाने पे ये डिस्टेंस क्या होगी सर, A, बची डिस्टेंस क्या होगी सर, B, ठीक है। जब मैं यहां से गया तो W1 इंटू A की वैल्यू कितनी हुई सर, L1, तो W1 इंटू L1 L स्क्वायर माइनस L1 अपॉन L सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब W2, तो W1 भूल जाओ। तो जब मैंने W2 कंसीडर किया तो सर क्या होगा सर, जब मैंने W2 कंसीडर किया, जब मैंने W2 कंसीडर किया तो मेरा A कहां तक होगा सर, मेरा A यहां तक होगा, है ना, A मेरा कहां तक होगा, यहां तक। तो A कितना हुआ सर, L1 प्लस L2, यही हुआ ना, इन दोनों को मिला के L हुआ। तो मैंने लिखा सर W2 इंटू A माने L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 ब्रैकेट में L स्क्वायर माइनस A माने फिर से L1 प्लस L2 का स्क्वायर बाय L। तो सर ये तो पूरा हो गया, हाँ कोई परेशानी आई नहीं, इस बेसिक से ही तो किया। सिमिलरली सर मैं अब तो लिख के दिखाऊंगा आपको, क्या 6AXL अपॉन L, तो क्या बना पाऊंगा सर मैं, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बाकी तो सब बन जाएगा। देखो जरा, नहीं बनेगा क्या, बताना। सर किसको कंसीडर किया सर, W1 को कंसीडर किया, टिक मार दिया। सर W1 के हिसाब से डिस्टेंस तो A ये हुई, बिल्कुल हुई, तो बची B कितनी हुई सर, यहां से यहां तक हुई, तो B कितनी हुई क्या सर, L2 प्लस L3 हुई क्या, हुई। तो मैं बोला जब मैं कहां जा रहा हूं, राइट से लेफ्ट जा रहा हूं, तो पहले कौन आएगा सर, B आएगा। तो W1 तो लिख दूं सर, लिख दिया, क्योंकि W1 को कंसीडर कर रहा हूं, W2 से कोई लेना देना नहीं। तो W1 क्योंकि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं तो B आएगा। सर B कितना हुआ सर, L2 प्लस L3 हुआ क्या, हाँ सर L2 प्लस L3 हुआ। तो मैंने लिखा L2 प्लस L3, फिर क्या सर, L स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो B तो सर मुझे मालूम है कितना सर, L2 प्लस L3 का स्क्वायर सर, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय L। तो कौन हो गया सर, W1 हो गया, कोई बड़ी बात ही नहीं थी सर, W1 तो बहुत आसानी से हो गया, अच्छी बात है। अब किसका नंबर लगाऊं सर, W2 का, मतलब ये हटा दूं, इसका मतलब सर AB तो मेरा चेंज होगा, यहां से यहां तक क्या होगा सर, W2 तक A होगा सर, इसको तो मैं भूल ही गया। तो बचा हुआ सर कितना हो गया, B, ये हो गया सर। सर जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो A आएगा, और राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो सर B आएगा। तो सर B तो इस बार बहुत छोटा, क्या सर, L3, तो लिख दिया सर W2 इंटू L3 ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर बाय L। तो क्या हो गया सर, दोनों फॉर्मूले आ गए, और किससे आए, केवल इस बेसिक कंसेप्ट से आए सर। मैं किताब को देख के तो सर घूम जाएगा, आप तो सीधा सीधा अपने तरीके से फॉर्मूला बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके के फॉर्मूले आपको लगने हैं 6AXL अपॉन L में। यह सबसे एट लास्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है अगर आया तो, इस तरीके के टॉपिक में लोडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, उतार लीजिए 5 मिनट में,
फिर हम बात करेंगे कि म्यू डायग्राम भी तो बनाना सिखा दो सर इनके। ये तो क्या है सर, आपने 6axl/l की वैल्यू बता दी, आप बोल रहे हो कि म्यू डायग्राम तो हर क्वेश्चन पे बनाना है, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो वो भी बना लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आप इसको बनाइए 2 मिनट में वीडियो रोक कर। तो ये फॉर्मूले हमें बेसिकली याद करना है, पर याद करने के लिए छोटा छोटा सा ट्रिक बनाया ताकि फॉर्मूले मेरे गलत नहीं हो। तो अब जाके इक्वेशन में जब ये फॉर्मूले आपको मालूम रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैंने 6xl/r और 6xl/l की बात नहीं करी थी। केवल वो इसलिए ही नहीं करी थी क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले उस इक्वेशन में अपन कैसे समझ सकते थे, नहीं समझ सकते थे, इसलिए ये अपन ने बात करी थी। अब सर फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और बना के दो, तब तो काम चलेगा। नहीं तो आप बोल रहे हो कि हर क्वेश्चन में फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, और वो तो हमें पता ही नहीं है। तो एक टेबल में छोटी सी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर लेता हूं। उससे पहले चलो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर लेता हूं। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में सबसे पहले आपने पढ़ ही लिया था कि यूडीएल है ना। यूडीएल कैसा दिखता है वो बना देता हूं। तो यूडीएल बनता है सर इस तरीके से, W पर मीटर का, लेंथ मुझे मालूम है L, और इसकी वैल्यू अभी मैंने जब इसका म्यू डायग्राम बनाया था तो वो बना था सर इस तरीके से, पैराबोलिक, वैल्यू थी WL²/8। ये डिस्टेंस अगर पूरी L थी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बाकी ये कितने पे हो जाता, L/2। तो पहले वाली वैल्यू में तो सर कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन किया था। और सब वैल्यू किससे निकलेंगी, केवल और केवल जो मैंने बेसिक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा था उससे। दूसरे केस में सर पॉइंट लोड हो तो क्या होगा, तो पॉइंट लोड की बात कर देना। पॉइंट लोड हुआ सपोज सर, मैंने बोला सर W था, ये डिस्टेंस A थी, ये डिस्टेंस B थी, टोटल लेंथ L थी। तो मैंने जब BMD बनाने को सीखा था तो BMD बनाते समय मैंने क्या बोला था, अगर ये मान लो WAB/L मैक्सिमम वैल्यू आ रही, कैलकुलेट करके आएगी, क्या बोला था सर, बोला था कि इफ देयर इज अ नो लोडिंग देन BMD डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इफ देयर इज अ नो लोडिंग देन BMD डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो सर ये मेरा बन गया इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 2 डिग्री पैराबोला है ये, 2 डिग्री पैराबोला है ना। इतना वहां कागज में नहीं दिखेगा कि 2 डिग्री 3 डिग्री है, लेकिन लिख सकते हो अगर लिखना चाहो कि 2 डिग्री पैराबोला है। तो सर अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मेरा पॉइंट लोड लगा तो मेरा उसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ नहीं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनाते थे केवल एंड कंडीशन को फ्री मान के चल रहे हो। तो मैंने बोला था अगर SFD BMD के बेसिक कंसेप्ट में आप ध्यान रखते हैं कि इफ देयर इज अ लोडिंग देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी पैराबोलिक कर्व। ठीक है, इफ देयर इज अ नो लोडिंग देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो कौन सी लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने बना दिया किस केस पे, ये बना दिया ट्रायंगल के केस पे। सिमिलरली सर मैंने कपल की बात करी, तो कपल मेरा क्या था सर, म्यू था, कौन सी डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज में था। लेंथ सर ये A हो गई, ये B हो गई। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर, तो फिर बनाता हूं, क्योंकि यहाँ म्यू एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा, और कपल हमने पढ़ा था कि कपल हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 2 वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए 2 वैल्यू बना दी। कैलकुलेशन करने पे यहाँ मोमेंट 0, यहाँ मोमेंट 0। जब आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये हो जाएगा म्यू B/L, ये आएगा म्यू A/L। आप क्या करेंगे, अब फिर देखेंगे इफ देयर इज अ नो लोडिंग इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इफ देयर इज अ नो लोडिंग इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया इस केस पे, है ना। कौन सा, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये सब इसलिए बना रहा हूं, बनाने में तो आप अगर प्रैक्टिस करना भी चाह रहे हो तो एक बार SFD BMD के लिए कैलकुलेशन करो, रिएक्शन निकालो, और केवल SFD मत बनाओ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, ये सब अपने आप बनेंगे, है ना। इसलिए बेसिक पार्ट वहां का था, लेकिन अपन ने यहाँ कर लिया। सिमिलरली सर ट्रायंगल लोडिंग बच गई, तो वो बता देता हूं। उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर लोडिंग मान लो इस तरीके से है
ट्रायंगुलर लोडिंग मान लो इस तरीके से है, यहाँ आखिरी वैल्यू कितनी हो गई सर, W हो गई, लेंथ कितनी हो गई सर, L हो गई। तो इस केस पे जो डायग्राम बनेगा ये भी बनेगा आपका पैराबोलिक, लेकिन 3 डिग्री बनेगा। तो पैराबोलिक लेकिन कौन सा डिग्री, 3 डिग्री। कहाँ मैक्सिमम होगा और कितना होगा, तो ये मैक्सिमम होगा इस छोटे वाले पॉइंट से, इस इनिशियल पॉइंट से ऑलवेज L/√3, L/√3 पे मैक्सिमम होगा यहाँ से। और कितना मैक्सिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा, तो ये होगा WL²/9√3। ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी थी, L। ये छोटे वाले पॉइंट से याद रखना L/√3 है, बच्चे वाले से उधर माइनस कर लोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, बच्चे वाले से माइनस करोगे तो उधर आ जाएगा। तो हमेशा छोटे वाले पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू आएगी WL²/9√3, लेकिन कहाँ से, छोटे वाले पॉइंट से। और कितनी डिस्टेंस पे, L/√3 डिस्टेंस पे, L/√3 डिस्टेंस पे। ये कहलाता है आपका, जब भी ट्रायंगल के लिए बनेगा 3 डिग्री पैराबोलिक कर्व, 3 डिग्री पैराबोलिक कर्व, 3 डिग्री पैराबोलिक कर्व रहेगा इस केस पे ये। ठीक है, 3 डिग्री पैराबोलिक कर्व। उसके बाद एक और लोडिंग बनाई थी सर, वो क्यों छोड़ दें, तो वही बना देता हूँ। वो लोडिंग बनाई थी कुछ इस तरीके से, वो लोडिंग बनाई थी मैंने कुछ इस तरीके से। इस लोडिंग का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगेन बनेगा 3 डिग्री पैराबोलिक कर्व, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी कितनी, WL²/12। मैक्सिमम वैल्यू आएगी WL²/12, और एज अ यूडीएल जैसे ही एक्ट करता है, सेंटर पे ही मैक्सिमम है, दोनों जगह सेम है। तो ये L/2 डिस्टेंस पे इसका क्या लगेगा, मैक्सिमम इम्पैक्ट लगेगा। तो आपका 1, 2, 3 ये जनरली हर क्वेश्चन में दिखेंगे, ये कभी कभी दिखेगा। तो वो जनरली जो दिख रहे हैं उसको विशेष ध्यान दें, जनरली जो क्वेश्चन में आ सकते हैं उसको विशेष ध्यान दें। जनरली जो क्वेश्चन में आ सकते हैं उसकी वैल्यू हमें बेसिकली मालूम होनी चाहिए। आपके पास टाइम हो तो आपको SFD BMD के कंसेप्ट क्लियर हैं, इस तरीके से हर बीम का आप क्या बना के देख लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर यही नहीं आए तो बता देना, आएंगे यही सेम आएंगे, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अलग अलग तरीके के लोड। इसको अगर बोलोगे तो कपल लिख लेना, नहीं तो बोलो ये क्या है, ये कपल है। इसको लिखना चाहो तो ट्रायंगुलर लोडिंग या UVL, और इसको लिखना चाहो तो ट्रायंगुलर लोडिंग, ट्रायंगुलर लोडिंग है तो वो भी ट्रायंगुलर, लेकिन UVL के नाम। तो ये आपके फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। कई बार बोलते बोलते मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में निकल जाता है मेरे मुंह से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ही मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोल देता हूँ, लेकिन फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की खास बात यह रहेगी कि जो एंड्स हैं उसको आप सिंपली सपोर्टेड मान के चलेंगे, उसको फिक्स मान के नहीं चलेंगे। इसलिए इसको हर जगह, भले क्वेश्चन पे ही आपको फिक्स दिख रहे होंगे, आप फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के समय इसको मान के ही चलोगे कि ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, फ्री है, कहीं फिक्स नहीं है दोनों एंड्स उसके। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके बना लीजिए। तो ये आपने क्या बना लिए, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किस काम आएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन में फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और साथ में मुझे पता चलेगा कि जब मैं इसको बनाऊंगा तो अगर मेरी इच्छा हो रही है कि इस फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मैं 6AXL/L की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हो। एग्जाम में नहीं पूछता है, केवल ये आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको बताया है। अल्टीमेटली वैल्यूज आपको ड्रॉ करनी ही है, तो इसको आप चाहें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के तरीके से कैलकुलेट करके सॉल्व करके देख लें तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि रटना है। हमें मालूम होना चाहिए बेसिक कहाँ से, अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चन पेपर में इसको बनाना है। अब उसको आप याद कर लेंगे तो बात अच्छी है, नहीं करेंगे तो थोड़ा और कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। इतना टाइम पेपर में आपका बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करने जाते हैं तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बड़ा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो उसके इस पे आपका क्या होता है कि कम से कम एक न्यूमेरिकल जब बहुत अच्छे से आता है तो आधे घंटे में सॉल्व होता है, बहुत अच्छे से नहीं आता, बहुत अच्छे से के अंदर कंडीशन भी बता रहा हूँ कि फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करने बैठ गए तो नहीं आएगा, है ना, टाइम लगेगा। फिर 6AX/L की वैल्यू लगाने बैठ गए तो फिर वो आधा घंटा नहीं, वो कम से कम 1 घंटा जाता है। ये आधा घंटा तब मैं बोल रहा हूँ जब डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो और आप कर रहे हो, है ना, इसलिए। अच्छा, जब आप बुक उठाएंगे, कोई भी बुक उठाते हैं जैसे BC पूनमिया, तो ये वैल्यू आपको वहाँ दिखती नहीं है कि कहाँ से आई, डायरेक्ट वो वैल्यू रख के सॉल्व कर देता है। तो ये वैल्यू आपको इसलिए भी याद होनी चाहिए, इसलिए बुक थोड़ी सी टफ लगती है। बाकी ये यही वैल्यू लगा के ही वो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यूज निकालता है, ये आपको समझ में आ जाएगा जैसे अब आप फॉर्मूले से लगा के देखेंगे।
ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो मैंने आज क्या पढ़ा, जो मेरा बचा हुआ था 6a एक्सएल बाय एल की वैल्यू कहाँ से आती है, क्यों आती है, उसको डिस्कस किया। उसके बाद फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू क्या होती है और कैसे आती है उसको भी डिस्कस किया, है ना। ये वैल्यूज मुझे याद होनी चाहिए। अभी भी आपका एक ही पार्ट छूट रहा है कि सर ये एक्सएल राइट 6a XL अपॉन L लिखते हो कहीं, और कहीं 6a XR अपॉन L लिखते हो, सर ये क्या है। तो ये कुछ नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो राइट और लेफ्ट का फंडा भी क्लियर हो जाएगा। मैं अभी कुछ भी बोलूंगा तो आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। जैसे ही अपन न्यूमेरिकल पार्ट में बचेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या राइट हुआ, क्यों लेफ्ट वाला फॉर्मूला लिखना है, क्यों राइट वाला फॉर्मूला लिखना है ना। केवल बुक में लिखा सब होता है, समझ में नहीं आता, बेसिकली समझाने वाले की जरूरत पड़ती है। तो वही काम मैं भी कर रहा हूं, बुक की हेल्प से, पुराने न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की बात थी। इस थ्री मोमेंट थ्योरम में हमारा काम क्या रहेगा, तो इस थ्री मोमेंट थ्योरम में सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि अननोन फोर्स कितने हैं, मतलब अननोन मोमेंट कितना है, अननोन रिएक्शन कितनी है। हर एक पॉइंट पे हर एक सपोर्ट की बेसिक कंडीशन मुझे मालूम है, तो मुझे मालूम होगा उस अननोन फोर्स के लिए। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जितना नंबर ऑफ अननोन होगा उतना ही नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्स और वो सब वैल्यू मुझे निकालने के लिए जितना नंबर ऑफ अननोन रहेगा उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए रहेंगी, भले वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की इक्वेशन रहे, भले वो आपके इस तरीके से थ्री मोमेंट इक्वेशन से जो आपने इक्वेशन बनाई वो रहे। मतलब नंबर ऑफ अननोन बराबर नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी ही होनी चाहिए, भले वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की इक्वेशन हो, भले वो थ्री मोमेंट थ्योरम लगाने से हो। अल्टीमेटली उतने तरीके का मेरे को अननोन के बराबर ही, अगर मेरे पास अननोन के बराबर ही इक्वेशन होगी तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, उससे कम पे नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर अननोन कम है और नंबर ऑफ इक्वेशन मेरे पास सॉल्व करने के लिए ज्यादा है तो मेरे को और इजी पड़ता है ना। तो ये मैंने बेसिकली तब भी बात करी थी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जब पढ़ना था या स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना था, तो उस केस में मैंने आपको बताया रिडंडेंट मेंबर, अननोन फोर्सेज, है ना, और इक्विलिब्रियम कंडीशन। उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, और उसमें भी पहले मेथड पढ़ना है थ्री मोमेंट थ्योरम। थ्री मोमेंट थ्योरम में मैंने ये भी समझाया कि एटलीस्ट थ्री सपोर्ट चाहिए जिसपे तीन मोमेंट हो। वो मोमेंट की वैल्यू भले जीरो हो लेकिन तीन सपोर्ट होंगे तो मैं थ्री मोमेंट इक्वेशन इजीली लगा सकता हूं। तीन से ज्यादा सपोर्ट हो तो और अच्छे से लगा सकता हूं। मतलब मेरी थ्री मोमेंट थ्योरम जो रहेगी कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में नहीं रहेगी, ऑलवेज कंटिन्यूअस बीम में रहेगी। वो कंटिन्यूअस बीम में भी हो सकता है फिक्स बीम हो दोनों एंड पे, मे भी हो सकता है एक तरफ हिंज हो दूसरी तरफ रोलर हो, मे भी हो सकता है कि पूरे की पूरे एक तरफ हिंज और नंबर ऑफ रोलर हो, कितना भी हो सकता है, पर सिंपली सपोर्टेड नहीं होगा, है ना। सिंपली सपोर्टेड नहीं होगा, फिक्स हो सकता है क्योंकि अननोन उसमें कितने हो जाएंगे, अननोन उस केस पे आपके हो जाएंगे 3 और 3 6। फिक्स रहेगा तो क्या करना है उसकी भी अपन बात करेंगे। ऐसा मत घबरा जाना कि सर फिक्स में तो दो ही सपोर्ट, तो थ्री मोमेंट थ्योरम कैसे लगेगी। सब लगेगी, सबके तरीके होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तभी एकदम से किताब पलटा लो और सोच लो कि मैंने टॉस पढ़ ली तो वो पॉसिबल नहीं है, या स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ ली वो नहीं है। एक एक स्टेप वाइज करोगे, डेफिनेटली हर तरीके के क्वेश्चन करोगे तो स्ट्रांग होगे। आप सोचो कि किताब पलटा दी मैंने और पढ़ लिया, तो वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में बस की बात नहीं है, या स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बस की बात नहीं है। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में मैं 2-3 पॉइंट्स लिखाऊंगा, है ना, कि अगर आपका क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो लगाऊंगा। डायग्राम कैसे बनाना है, अल्टीमेटली मेरे को क्वेश्चन में हर जगह पूछेगा ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक तो मेरे को बनाना है म्यू डायग्राम या फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और दूसरा बनाना है जो कैलकुलेटेड करके आता है वो। टॉस में कैसे वो बनेगा वो मेरे को देखना है, और एसएफडी बीएमडी के केस में मैंने जब बनाया था तो क्या बनेगा, और दोनों को मिला के मेरा कंबाइंड डायग्राम क्या बनेगा, वही सब आएगा। इसलिए मेरा जब तक बेसिक ही क्लियर नहीं होता, जब तक मैं इस पार्ट में आ ही नहीं पाता, इसलिए मैंने एडिशनल आपकी 2 क्लासें 3 क्लासें जो ली, टाइप ऑफ लोडिंग के बारे में समझाया, टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में समझाया, टाइप ऑफ बीम के बारे में समझाया, शेयर फोर्स कैसे बनाना है उसके बारे में समझाया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है उसके बारे में
समझाया, क्या बेसिक हो सकता था, क्या उसमें कंफ्यूजन हो सकता था, वो क्लियर किया। उसके बाद अपन ने टॉपिक चालू किया 3 मोमेंट थ्योरम, उसमें भी 3 मोमेंट थ्योरम कैसे लिखना है, कैसे यूज करना वो किया। और आज के वाले पार्ट में मेरा 6a x अपॉन एल, एक्स माने x बार अपॉन एल सेंट्रोइडल डिस्टेंस, वो वैल्यू कैसे आएगी वो भी मैंने दिखाया। और फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू कैसे आ सकती है वो भी मैंने बताया। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कोई बड़ी बात नहीं है, आप हर स्ट्रक्चर को बनाना और उसमें नॉर्मल बीएमडी कैलकुलेट कर देना, जैसे अपने एसएफडी बीएमडी के टाइम किया था, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली यहाँ तो आपको फॉर्मुलेज याद रखना है और वो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसका न्यूमेरिकल करेंगे और जो छोटे छोटे पॉइंट हैं बेसिक उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आप ये करेंगे, एक बार फिर से जितने मैंने लेक्चर पढ़ा है वो आप कॉपी पलटा के अपने देखिए, नोट्स भी बनाते जाइएगा, कॉपी पलटा के देखिए, नहीं समझ में आता वीडियो पढ़ के देखिए, और उसको देख के अगली क्लास में प्रिपेयर होके आएंगे तो हमारा न्यूमेरिकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। इसलिए आप केवल और केवल बेसिक की क्लासेस देख लीजिए, बेसिक के बाद 3 मोमेंट थ्योरम कैसे लगाना है और 6a x बार अपॉन एल कैसे लगाना है उसको देख लीजिए, आपका न्यूमेरिकल इजीली बन जाएगा। डे बाय डे हर क्लास में हमारा न्यूमेरिकल का कुछ अलग वेराइटी रहेगा, उस वेराइटी को ही हमें सॉल्व करना है और आगे चलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।